हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लास 12 सीबीएसई का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ये चैप्टर है, आप लोगों को पता ही है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमने जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हमने डिस्कस करा है, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो चैप्टर जाके देख सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में है। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो ये देखिए टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल 2025 और 26 की बोर्ड एग्जाम तक हम लोग पूरी तैयारी करने वाले हैं, खास कर कर किसका, बीएसटी का और इकोनॉमिक्स का। और इकोनॉमिक्स में दोनों पार्ट का, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है आपका। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ने इंडिपेंडेंस में हम लोगों ने समझा था कि ब्रिटिश ने किस तरीके से हमारे इकोनॉमी को तबाह करा था, और खास कर कर उसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण हिंदी हो गया है कि नहीं, देखो रे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर था। खास करके जब 1947 में आजाद हुआ हमारा देश, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर लगभग 80 टू 85% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हुए देखने को मिलते थे, ठीक है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आगे अब देखेंगे कि इंडस्ट्री वगैरह पर किस तरीके से चीजें चली। और आगे तो हम लोग यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि 1947 में हमारी इकोनॉमी की स्थिति कैसी थी, क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा वो 1950 से लेकर 1990 तक पढ़ेंगे, जब हमारा एलपीजी रिफॉर्म हुआ। मतलब ये 40 साल का इकोनॉमी के बारे में हम लोग सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो कि और भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और चैप्टर होगा जो और भी इंपॉर्टेंट है, 1991 का एलपीजी रिफॉर्म, ठीक है। कि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म कैसा रहा, उनको भी हम लोग डिस्कस करके चलेंगे। तो ये हमारा पार्ट 2 है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा रहा भाई, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री सेक्टर कौन से सेक्टर में आता है भाई, आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी सेक्टर में, है कि नहीं। और जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, उतना ही हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी था। लेकिन हमारे इंडस्ट्री को ब्रिटिश रूल के द्वारा जो है वो खत्म कर दिया गया था, खास करके डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थे उनको एक तरीके से बर्बाद कर दिया गया था, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। क्योंकि वो हमारे देश में क्या होता था कि हमारे देश से वो कच्चा माल लेके रॉ मटेरियल लेते थे और अपने देश में ले जाते थे रॉ मटेरियल को, वहां से एक तरीके से फिनिश्ड गुड लाकर, फिनिश्ड गुड जो है वो एक तरीके से चीजें यहाँ पर लाते थे। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि कच्चा माल हमारे देश से ले गया और वहां सामान वगैरह बनाया, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह वो अपने देश में ही खोला करता था, हमारे देश में इंडस्ट्री वगैरह नहीं खोलता था। तो बोला गया कि इंडिया सफर्ड अ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे इंडस्ट्री को धीरे 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 खत्म किया गया ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, अगर ब्रिटिश रूल के अर्ली ईयर्स में। और जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे देश के लिए इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था वो बैकबोन था, जिसको तोड़ के रख दिया गया, खास करके ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश के आने से पहले हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर रही थी। द डिके हैपेंड नॉट ड्यू टू सम एक्सीडेंटल जो हिस्टोरिकल इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी। और ये सिंपल सी बात है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई हिस्ट्री के कारण नहीं हुआ है, ये किसके, कॉलोनियल पॉलिसी की वजह से। मतलब ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी हमारे देश में इंडस्ट्री को एक तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइज करने के बारे में, तो उसकी वजह से एक्सप्लॉइट किया गया है हमारी इंडियन इकोनॉमी को, और हमारी बिल्कुल भी हमारे देश पर फोकस नहीं किया गया था। अगर देखा जाए ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा देयर इज ए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था कॉलोनियल एरा में। कहां पर, हमारे हमारे देश में नहीं, द ग्रेट इन ग्रेट ब्रिटेन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो अपने देश में कर रहे थे। देखो यहाँ पे ब्रिटेन जो था वो अपने देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करके चल रहा था, इंडस्ट्री वगैरह लगा रहा था। लेकिन जहां से वो कच्चा माल ले जाता था, क्योंकि आसानी तो तब होता ना उसको, कि अगर मान लो कि इंडिया में ही इंडस्ट्री वगैरह लगा के चीजें जो है निकालता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया है वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्या करता था, इंडिया से रॉ मटेरियल अपने देश में ले जाता था, और हमारे देश में कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं खोल रहा था, ठीक है। और हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी बर्बाद कर दिया गया। तो एक तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया ग्रेट ब्रिटेन में, उससे क्या हुआ कि एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री हुआ, कहां पर, ब्रिटेन में। एंड नीडेड द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कॉलोनियल मार्केट फॉर द ब्रिटिश गुड, और धीरे धीरे इसके ताकि ब्रिटिश के गुड्स को मार्केट बनाकर जो है इंडिया में बेचा जाए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो कर ही रहा था, है कि नहीं। अब पॉपुलस कंट्री थे हम लोग शुरुआत से ही, तो हम लोगों को एक तरीके से वहां का माल बेचा गया, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया इट वाज सिस्टमैटिकली प्लान, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा इंडस्ट्री बर्बाद हुआ वो किस प्लान के हिसाब से, सिस्टमैटिकली प्लान था। ऐसा नहीं है कि वो एक रात में ही हो गया, है कि नहीं, पूरा प्रॉपर प्लानिंग करके
हमारे इंडस्ट्री को बर्बाद किया गया। अब अगर देखा जाए प्रिंसिपल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, कि हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हुआ। पहला, डिस्क्रिमिनेटेड, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग इसको याद जरूर रखना है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट बाय, तीनों पॉइंट है, तो अगर 2 नंबर का आ गया 2 पॉइंट आप लिख दो, ठीक है। तो प्रिंसिपल फैक्टर क्या था, डीके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ रूल बहुत था, मतलब हमारे देश से जो हैंडीक्राफ्ट सामान ब्रिटेन जाता था या अदर देश जाता था उस पर जो एक तरीके से टैरिफ ब्रिटेन बहुत ज्यादा लगाता था, मतलब टैरिफ लगा दिया। अब टैरिफ लगाने की वजह से क्या होता था, हमारी चीजें विदेश में महंगी बिकने लगी। अब जो ब्रिटेन वगैरह, तो ब्रिटेन के लोग खरीदते नहीं थे भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि महंगी है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीजें को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और जो है लैक ऑफ, और ऊपर से क्या करते थे कि हमारे देश में जो ब्रिटिश का सामान आता था उसमें टैरिफ कम लगाते थे, तो वो सामान सस्ता मिलता था और हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री महंगा हो जाता था, ठीक है, अपने अपने बनाई हुई चीजें। तो इसीलिए लोग जो था ब्रिटिश गुड खरीदते थे, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखना है। लैक ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव इन द इंडियन कंपेयर टू द इंडस्ट्रियल गुड्स इन द ब्रिटेन, वही बात मैंने बोला कि जो सामान इन ब्रिटेन से आता था वो सामान जो सस्ता होता था, क्या होता था, सस्ता होता था। और जो सामान हमारे देश में बनता था, ठीक है, हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट बनता था, वो एक तरीके से महंगा बनता था, कॉस्टली होता था, ठीक है। ये कॉस्टली होता था, एक्सपेंसिव होता था, और ये कॉस्टली नहीं होता था, ठीक है, समझ में आना चाहिए। तीसरा, एक्सपेंशन ऑफ रेलवे विच लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। और रेलवे का जब एक्सपेंशन किया गया 1850 के बाद, तो एक तरीके से हमारी इकोनॉमी को और भी बर्बाद किया गया, क्योंकि जो रेलवे जनरली यूज किया जाता था ब्रिटिश के द्वारा, वो अपने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, जहाँ सामान वगैरह निकालना होता था, उसको सामान वगैरह लाना होता था, उसका जो इस्तेमाल है उसमें इस्तेमाल किया जाता था, किसको, जो आपको देखने को मिलेगा रेलवे को, ठीक है। ब्लिक इनसिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, हमारे देश में मॉडर्न इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो इट वाज ओनली आफ्टर द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। अगर बोला जाए कुछ जो ग्रोथ, ब्लिक ग्रोथ में थोड़ा बहुत जो ग्रोथ देखने को मिला वो 1950s के बाद देखने को मिला, ठीक है। एक एक इंडस्ट्री खुला था हमारा, ठीक है, टिस्को इंडस्ट्री 1907 में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। तो टिस्को 1907 में, लेकिन उसके अलावा जो कुछ कुछ इंडस्ट्री जो है वो शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री चीजें आई। लेकिन जो है 1950s में, 1950 के आसपास में, सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरीज में हम लोगों का मॉडर्न इंडस्ट्री इमर्ज हुआ, जो कि ब्रिटिश जो था वो एक तरीके से 1850 के आसपास ही शुरू कर चुका था। तो ये चीज आपको समझना इंपॉर्टेंट है, जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी था। अगर 5 ऑब्जर्वेशन देखा जाए इसके आधार पर, तो पहला, इनिशियली देखा जाए कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स वेर सेटअप। शुरुआत में देखा जाए तो हम यहाँ पर क्या सेटअप किया गया, कॉटन और जूट टेक्सटाइल। कहाँ कहाँ पर भाई, महाराष्ट्र में, गुजरात में किया गया। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर, महाराष्ट्र और गुजरात में, और जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोला गया बंगाल में, क्योंकि जो कि कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता, फॉरेनर्स के द्वारा, मतलब कंट्रोल बाय ब्रिटिशर्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह नहीं खोला गया, खोला तो गया, लेकिन या तो फिर उतने अच्छे तरीके से उसको पनपने नहीं दिया गया, या फिर सिर्फ नाम का, ताकि यहाँ के कुछ जो बड़े लीडर्स थे उनको एक तरीके से खुश किया जा सके, या फिर अपने फायदे के लिए, खास करके बंगाल में, क्योंकि बंगाल में इनका कॉलोनी था बहुत शानदार तरीके का। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर ज्यादा कंट्रोल था ब्रिटिश का, जिसके वजह से वहां पर जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खोला गया। लेकिन कॉटन इंडस्ट्री में भी कंट्रोल मेनली बाय इंडियंस था, लेकिन तब भी रेगुलेट जो है वो ब्रिटिश के द्वारा ही किया जा गया, ठीक है, 1850 से 1947 तक। देखा जाए दूसरा क्या हुआ भाई, ट्वेंटी बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 1907, जब 20th सेंचुरी आना शुरू हुआ 1907 में, तब एक तरीके से जो है टिस्को इंडस्ट्री वगैरह खुला, ठीक है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से 1945 चला, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो वहां पर उसके बाद जो है वो चीजें थोड़ी सी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री वगैरह खुला, ठीक है। देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री इन इंडिया, हमारे देश में कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं था। एक होता है कंज्यूमर गुड, हमने पढ़ा भी था, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पता होगा, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स, तो कंज्यूमर गुड्स में क्या होता है, जो डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, उस कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है, जिसका इस्तेमाल करके हम एक तरीके से और भी चीजें बनाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर अगर देखा जाए कंट्रीब्यूशन ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर इन अ जीवीए, जीवीए कितना था हमारे देश में, जो न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो वैल्यू ऐड किया जाता है, इसको हम लोग और भी डिटेल में जीवीए, जीडीपी, जीएनपी, ये सब सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम में हम लोग पढ़ेंगे। बस यहाँ पर याद रखिए
कि हर एक इंडस्ट्री जो नई नई इंडस्ट्री थी जो वैल्यू ऐड कर रही थी हमारी जीडीपी में, वो कितना था, 10% था। ठीक है, जो कि बहुत कम था हमारे देश में। ठीक है, और ज्यादातर अधिकतर जो है 70 to 80% जो कंट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर करके चल रही थी, लेकिन एग्रीकल्चर भी उतने शानदार तरीके से नहीं बढ़ी। स्टेट पार्टिसिपेशन इन अ मॉडर्न जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज लिमिटेड था। ठीक है, जहाँ स्टेट पार्टिसिपेशन मतलब गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत कम था यहाँ के, मतलब जो अलग अलग सरकारें थी, राज्य सरकारें थी भी का ब्रिटिश के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और जो स्ट्रेटेजिक एरिया था वहां पर रेलवे जो था और कम्युनिकेशन जो था, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया और रेलवे था, वो सिर्फ ब्रिटिश के पर्पस के लिए ज्यादा यूज होता था रादर देन हमारे लोगों के लिए या हमारे देश में जो हमारे लोगों के द्वारा जो सामान बनाया गया। तो ये चीजें समझ सकते हैं कि 1850 से 1970 तक किस तरीके से हमारे इंडस्ट्री को बर्बाद किया गया। क्लियर। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग फॉरेन ट्रेड को देख लेते हैं। फॉरेन ट्रेड में क्या, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। हम लोग ना बहुत अच्छे तरीके से ब्रिटिश आने से पहले जो था फॉरेन ट्रेड हम लोग बहुत शानदार तरीके से करते थे। इंडिया हैज एक्वायर्ड एमिनेंस एरिया इन द फॉरेन ट्रेड सिंस एंशिएंट टाइम। अगर मोहनजोदाड़ो बहुत एंशिएंट टाइम में देखा जाए, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहां पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट करके चलते थे। लेकिन देखो रोमन्स के द्वारा एक यूज किया गया था, रोमन एम्पायर था ना, सेम जैसे ब्रिटिश एम्पायर था, सेम उसी तरीके से रोमन एम्पायर यूज टू कॉल इंडिया द सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलियन, बट द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया बॉट एन एंड। ये बोलता था कि भाई हमारे देश में इतना पैसा है कि उसका कोई थाक नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा हमारे देश में, ऐसा बोला जाता है उनके द्वारा। लेकिन ये ब्रिटिश के द्वारा जो है वो खत्म कर दिया गया। प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडिया इज वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। अगर ब्रिटिश आने से पहले देखा जाए तो हम लोग बहुत शानदार तरीके से जो है फिनिश प्रोडक्ट बेचते थे, खास करके देखा जाए सच एज कॉटन को, सिल्क को, टेक्सटाइल को, आयरन गुड्स को, वुडन गुड्स को, आइवरी वर्क्स को, प्रीशियस स्टोन्स को, ये सब सारी चीजों में एक्सपोर्ट हम लोग करते थे। बट ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन ब्रिटिश ने क्या क्या में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों को, पहले हम लोग फिनिश्ड गुड करते थे, अब हम लोग ब्रिटिश आने के बाद जो है रॉ मटेरियल हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे और हम लोग इम्पोर्टर हो गए। और हम लोग ब्रिटिश से इंपोर्ट क्या करने लगे, इंपोर्ट मतलब बाहर से क्या मंगवाने लगे, आपको देखने को मिलेगा फिनिश्ड गुड, जो कि ब्रिटिश अपने जो इंडस्ट्री में बनाकर बेचता था। तो ये भी समझ सकते हैं कि आप कितने अंदर तक ब्रिटिश की पॉलिसी जो थी वो घुसी पड़ी थी, है कि नहीं। अगर देखा जाए स्टेट ऑफ फॉरेन पॉलिसी या फिर फॉरेन ट्रेड का क्या स्थिति था भाई, तो नेट एक्सपोर्टर हम लोग रॉ मटेरियल के थे भाई, हम लोग रॉ मटेरियल मंगवाते थे, पहले हमारी दूसरी चीज थी हम लोग पहले एक्सपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड को। अब हम लोग क्या करने लगे, एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल, कच्चा माल भेज रहे हैं भाई, हम लोग कच्चा माल हम लोग अपने देश में बना नहीं रहे। वैसे होना क्या चाहिए कि कच्चा माल हमारे देश में पनप रहा है भाई, हमारे देश में बन रहा है भाई, हमारे देश में उग रहा है भाई, कॉटन उग रहा है, मतलब जूट उग रहा है। ठीक है, तो ये सब उगाया जा रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये सब सारी चीजों को यहीं पर प्रोडक्शन किया जाए। लेकिन उसको प्रोडक्शन कहाँ, ब्रिटिश अपने पास करके इंपोर्टर हम लोग को बना दिया फिनिश्ड प्रोडक्ट का। तो रॉ मटेरियल ले जाता था और यहाँ ब्रिटिश यहाँ से क्या मंगाता था भाई, फिनिश्ड गुड्स मंगाता था। तो ये बात तो आप लोगों को अब तक समझ आ ही गया होगा। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड, और मोनोपोली कंट्रोल हो चुका था। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब कि सारा जो एक्सपोर्ट करता था ब्रिटिश, वो लगभग लगभग क्या जो है वो अपने कंट्री में करता था, जो कि ब्रिटेन है। देखो यहाँ पर मोर देन 50% ऑफ द इंडिया फॉरेन ट्रेड जो था वो कहाँ पर, ग्रेट ब्रिटेन में चला जाता था। ठीक है, मतलब मान लो कि अगर 100 केजी अगर कॉटन भेजा गया बाहर फॉरेन ट्रेड के तहत, तो उसमें 50 केजी ब्रिटेन ही चला जाता था। कुछ जो है वो एक तरीके से चाइना, कुछ जो सेलोन जो श्रीलंका आज का हो गया, पहले उसका नाम सिलोन, और कुछ जो पर्शिया जो ईरान आज का ईरान हो गया, पहले पर्शिया नाम था, तो यहाँ पर भेजा जाता था। अगर देखा जाए कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन ओवर द इंडिया फॉरेन ट्रेड इंटेंसिफाइड आफ्टर ओपनिंग द सुएज कैनाल इन 1869। लेकिन 1869 में जैसे ही सुएज कैनाल खुला तो कंट्रोल और भी बढ़ गया ब्रिटिश का। अब ये सुएज कैनाल क्या है वो समझिए। सुएज कैनाल एक शॉर्टेस्ट रूट मिल गया था जो ब्रिटेन तक सामान को पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1869 में क्या हुआ कि सुएज कैनाल जो है वो एक तरीके से इसका रास्ता जो है ढूंढ लिया। जैसे देखो यहाँ पर मुंबई, ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया से क्या किया जाता था भाई, इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन के द्वारा यहाँ पर लंदन। तो पहले ऐसे करके, ये देखो 19 ऐसे करके एक्सपोर्ट किया जाता था, कब, 1869 से पहले। ठीक है, पहले यहाँ पर तो 1869 से पहले जो बिफोर था वो क्या था भाई, अगर देखा जाए तो बिफोर देखा जाए 19,800 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती थी, किसको, एक तरीके से सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन को। लेकिन जब सुएज कैनाल खुल गया ये कैनाल, तो यहाँ से अब यहीं से ब्रिटिश क्या करता था, एक्सपोर्टर इंपोर्ट करता था। तो 11,000 मतलब आफ्टर क्या हो गया,
अगर आफ्टर देखा जाए तो क्या हो गया, 11,600 किलोमीटर तक हो गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 11,600 किलोमीटर मतलब 11,600, तो लगभग लगभग 7,000 है कि नहीं, 7,000 किलोमीटर कम हो गया। देख रहे हो, 19,000 से 11,000 हो गया, तो 7,000 के आसपास आपको कम देखने को मिलेगा, 7 या 8 हजार के आसपास में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये रूट बन गया, तो और ज्यादा तेजी से एक्सपोर्ट लंदन होने लगा, जो कि ब्रिटेन था। समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये उसके लिए था। तो यहाँ केनाल प्रोवाइड से डायरेक्ट रूट, जो डायरेक्ट रूट था वो प्रोवाइड करने लगा यूरोप और अमेरिका स्पोर्ट के लिए, जो कि लोकेटेड था कहाँ, साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका और ओशियानिक, बाय रिमूविंग द नीड ऑफ सेल अराउंड द अफ्रीका। जो अफ्रीका की तरफ से, देखो ये अफ्रीका की तरफ से जो जाते थे वो अब नहीं जाकर आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते थे। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट। ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल 1869 सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसके वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया, मतलब जो सामान ले जाने में जो कॉस्ट लगता था उसमें बहुत ज्यादा कमी आई, और भी ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गया, किसमें, ब्रिटेन को, और वो और भी ज्यादा इंपोर्ट जो है वो हमारे देश में होने लगा फिनिश प्रोडक्ट का। ठीक है, तो जिसके वजह से जो ब्रिटिश कंट्रोल है वो उसका एक मोनोपोली प्रमोट हो गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल जो है इंडिया की इकोनॉमी पर ज्यादा कर लिया। ठीक है, तो आई होप सो सुएज कैनाल के बारे में आपको पता चल गया होगा, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में उसने एक्सेस करा। क्लियर। आगे आते हैं भाई, नेक्स्ट में हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था। डेमोग्राफिक का मतलब डायरेक्टली होता है पॉपुलेशन, कि हमारे देश में पॉपुलेशन की स्थिति कैसी थी, खास कर अगर देखा जाए 1947 में। ठीक है, 1947 में हमारी ब्रिटिश जो रूल थी उसमें, आप तो आपको पता ही है, मैंने आपको शुरुआत वाले चैप्टर में, शुरुआत वाले पार्ट में बताया था कि कोई भी सेंसस वगैरह नहीं कराया जाता था, कि पता लगाया जाए हमारे देश में क्या बर्थ रेट है, क्या डेथ रेट है। तो देखो बर्थ रेट और डेथ रेट हमारा कैसा था, तो बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वाज वेरी हाई, जो 48 था, और 40 पर 1000, मतलब हर 1,000 व्यक्ति में से जो है वो 48 आदमी मरते थे, और 40 आदमी, एक तरीके से 48 आदमी जन्म लेते थे, 40 आदमी मर जाते थे। मतलब अगर कोई पॉपुलेशन देखा जाए 48 आदमी अगर पर 1,000 आदमी में अगर देखा जाए तो 48 आदमी जो है मरते थे, तो 40 आदमी जन्म लेता था। तो आप देख सकते हो, सॉरी, 48 जन्म लेता था, बर्थ रेट ये था, और यहाँ डेथ रेट ये था। तो 48 इंसान जो है वो जन्म लेता था, 40 मरते थे। तो वही बोला कि हाई बर्थ रेट और डेथ रेट अगर होता है किसी में, तो वो सिंपल सी बात है, किसकी वजह से हो रहा है भाई, मैसिव पॉवर्टी की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से, मैसिव पॉवर्टी, मतलब बहुत ज्यादा गरीबी की वजह से, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों हाई होना, मतलब जो बर्थ रेट हो रहा है उसमें भी हाई होने का कारण गरीबी है, खाना वगैरह सही तरीके से नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से डेथ रेट और हाई जो बर्थ रेट था पर 1,000 वो हाई था। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, मतलब क्या, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, पर 1,000 जिंदे बच्चा पर, मतलब मान लो कि 1,000 जब जिंदा बच्चा जन्म लिया, उसमें से कितने बच्चे जो है 1 साल या 1 साल से कम के उम्र तक जिंदा रह पाते थे, या फिर उसके अंदर ही मर जाते थे। मैंने क्या बोला कि पर 1,000 बच्चों में से कितने जो बच्चे होते थे 1 साल या 1 साल से कम उम्र में ही वो अपनी जो है दम तोड़ देते थे। तो वो बहुत हाई था, इन्फेंट मोर्टालिटी वाज हाई, मतलब जो बच्चों की जो बच्चों की मरने की जो दर थी, मरने की जो रेट थी वो बहुत ज्यादा थी। इट वाज अबाउट 218, देख रहे हो, 218 पर 1,000। सोच रहे हो, 1,000 बच्चे अगर जन्म लेते थे तो 218 बच्चे जो होते थे वो 1 साल या 1 साल से पहले ही मर जाते थे। ठीक है, जन्म लेने के बाद। तो यहाँ पर वाइल एट अ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट देखा जाए तो ये 32, अभी तो बहुत कम हो गया, 21 के आसपास आ गया, जो कि बहुत कम है, इतना इतना चलता है, लेकिन एक तरीके से और भी कम करने की जरूरत है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी, हमारे देश में ना हॉस्पिटल था ना कुछ था, और गरीबी, खाना वगैरह नहीं हुआ, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमेन्स वगैरह के कोख में बच्चा सही तरीके से पल नहीं पाता था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था वो कितना था हमारे देश में, मैक्सिमम लोग जो एवरेजली जिंदा रहते थे वो कितना, 32 साल रहते थे। सोचो कितना कम था, आज वो 69 हो गया है, और वो आपको देखने को मिलेगा 72 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, महिलाओं का। तो आप समझ सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना इंपॉर्टेंट था, ये लो था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितना लो रहता है वो उस देश के लिए उतनी खराब बात है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे अगर देखा जाए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था हमारे देश में, हमारे देश में कौन कौन से ऑक्यूपेशन आपको पता है। हमारे देश में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर था 1947 में। तो 1947 में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके का था वो आप समझिए। तो यहाँ पर टेबल को शो कर रहा है, तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर 72.7%, 1951 का ये बात बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में अगर 1947 में डेटा हमारे पास उतना उपलब्ध नहीं था, इसलिए हम लोग डेटा 1951 का देख के चलते हैं। तो एग्रीकल्चर में 50% लोग एग्रीकल्चर करते हुए देखने को मिलते थे। एग्रीकल्चरल लेबर 19.7%,
ठीक है। फॉरेस्ट्री वगैरह 2.4% और 0.1% माइनिंग में ऑक्यूपेशन लोग करते थे, जो कि एक तरीके से चीजें इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी सेक्टर में ऑक्यूपेशन देखा जाए 10.1%। बोला गया ऑक्यूपेशन कि कितने लोग जो है कहाँ पर वर्क करते थे किस तरीके से। तो आप देख रहे हो 72.7%, 100 लोगों में से जो है 72.7% एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में 10%, और जो सर्विस सेक्टर है ट्रेड और कॉमर्स में 5.2%, जो ट्रेड एंड कॉमर्स में टर्सरी सेक्टर में आता है। ट्रांसपोर्टेशन जो करते थे, कम्युनिकेशन जो करते थे, और अदर सर्विस में 10.6%, जो रेलवेज वगैरह में आता था। ठीक है। तो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि लगभग लगभग 73% यहाँ देखने को मिलेगा, 10% यहाँ देखने को मिलेगा, और 17% यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग एग्जैक्ट पॉइंट याद रखिएगा अगर आ गया कि हमारे देश में ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर किस तरीके से था, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन किस तरीके से था हमारे देश में, कहाँ कहाँ लोग कितने कितने काम कर रहे थे, प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे थे, सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे थे, और कितना प्रतिशत या कितना परसेंट लोग टर्सरी सेक्टर में काम कर रहे थे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझकर चलना है। अगर इंपॉर्टेंट देखा जाए तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 72.7% वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर विद एग्रीकल्चर, कि 72.7% वर्क कर रहे थे एग्रीकल्चर में, प्राइमरी सेक्टर, उसमें लगभग लोग ज्यादातर 50.5% लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे। ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए फॉर इंस्टेंस अगर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इज लेस इन एडवांस कंट्री, लेकिन उस वक्त अगर देखा जाए 1951 के हिसाब से कि एग्रीकल्चर पर जो लोग डिपेंडेंट थे वो बहुत कम थे। अगर एडवांस इकोनॉमी के बारे में बात किया जाए, जैसे इंग्लैंड है, यूएसए है, तो इंग्लैंड और यूएसए मात्र 2% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। लेकिन जो देश ज्यादा गरीब होता है उस देश में जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस ज्यादा होता है। तो ये बात ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि हमारे देश में गरीबी और जो बेरोजगारी थी वो बहुत अधिक थी, जिसकी वजह से लोग खेती बाड़ी करने के लिए ज्यादा लोग, एक्सेस लोग, जितनी जरूरत भी नहीं उससे ज्यादा लोग काम कर रहे थे। वहीं जापान में देखो 12% और जर्मनी में 4% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर, लेकिन वही हमारे देश में 50 पॉइंट, अभी लगभग लगभग ये 40% के आसपास आ चुका है। ठीक है। जो कि धीरे धीरे कम करने की कोशिश की जा रही है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बेयरली 9% वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और माइनिंग। माइनिंग वगैरह में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इतना रॉ मटेरियल हब होने के बावजूद भी 9% तक मेयरली ही काम कर रहे थे, कहां पर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, एज अगेंस्ट 32%। और ज्यादातर देखो डेवलप्ड इकोनॉमी में 32% लोग काम कर रहे थे, यूएसए में इंडस्ट्री में 42% लोग काम कर रहे थे, कहां पर, एक तरीके से इंग्लैंड में, और 39% जापान में। इसीलिए देखो कि ये सब तीनों देश जो है वो इंडस्ट्री को सही तरीके से बढ़ा पाया, और इसी चीज को, इसी पॉलिसी को आजादी के बाद चाइना ने भी फॉलो करा, जिसकी वजह से चाइना में आज बहुत ज्यादा मेजरली पॉपुलेशन जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझकर चलना है। ठीक है। आगे आ जाए, थोड़ा सा लास्ट पॉइंट है रेलवे के बारे में। तो रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ था 1850 में। ठीक है। कुछ अच्छा भी काम किया गया था। तो रेलवे पोस्ट ऑफिस जो काम है वो अच्छा काम थोड़ा बहुत किया गया था, ये मान के आप चल सकते हैं। 1850 में रेलवे, तो फर्स्ट ट्रेन जो है मुंबई मतलब बॉम्बे टू थाने चलाया गया था। ठीक है। रेलवे वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया टू डेवलप द ट्रांसपोर्ट फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन टू द इंटीरियर, कि जो मान लो कि अगर उसको बॉम्बे बॉम्बे से, मेन सिटी से अगर मान लो कोई विलेज तक पहुंचाना है उसको फिनिश गुड बेचने के लिए, ठीक है, तो वो ट्रेन से पहुंचा देता था आराम से। खास करके ब्रिटेन अपने अपने धंधा को बढ़ाने के लिए वो काम करता था, जिसकी वजह से वो अपनी मार्केट को बढ़ाता चला गया। आगे आगे देखा जाए, इट एम्स एट वाइडनिंग द साइज ऑफ द मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया। अगर देखा जाए साइज ऑफ द ब्रिटिश जो मार्केट है हमारे देश में वो बढ़ता चला गया, और इसके वजह से जो है हमारी जो रेलवे था वो हमारे लिए कम लेकिन ब्रिटिश के लिए ज्यादा। लेकिन वही चलकर आगे चलकर हमारे देश में लार्जेस्ट नेटवर्क बना, और उसकी वजह से हमारे देश में डेवलपमेंट भी हुई। तो पोस्ट ऑफिस और रेलवे बोल सकते हो कि एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला 1947 में। ठीक है। तो ये भी बात याद रखिएगा। तो सम पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव साइड क्या था भाई ब्रिटिश रूल का, अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी लार्जली इन टर्म्स ऑफ रेलवे, रेलवे का नेटवर्क हम लोगों को मिला। ठीक है। वो अलग बात था कि उस वक्त ब्रिटिश अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को वो दे पाया। पोर्ट, बंदरगाह वगैरह जहां पर एक्सपोर्ट वगैरह करता था, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, या फिर अलग अलग जगह पर जहां से एक्सपोर्ट करता था, खास करके मुंबई का पोर्ट वगैरह जो था बहुत ज्यादा डेवलप देखने को मिला, और उसका जो फायदा है वो हमें भी मिला। प्रोविजन ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ, टेलीग्राफ सर्विस, पोस्ट ऑफिस सर्विस बहुत अच्छा। आज जो हमारे देश में पोस्ट ऑफिस सर्विस इतनी बड़ी है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस इतने घर 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 तक पहुंचा हुआ है, हर विलेज में तक पहुंचा हुआ है, उसमें ब्रिटिश का हाथ है। बिसाइड द ब्रिटिश रूल लेफ्ट द लेगेसी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप।
लेकिन उसके अलावा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एडमिनिस्ट्रेशन कि किस तरीके से कोई भी शासन चलाया जाता है भाई, वो चीज भी जो है वो छोड़कर गया, जिसकी वजह से हम लोग जो है हमारी जो पॉलिसी है वो और भी हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो शानदार तरीके से मिल पाए। ठीक है, तो आई होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे 1950 से लेकर 1990 तक हमारी इकोनॉमी कैसे चली, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है, शानदार तरीके से। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।